फ्रेंड्स, मैं आनंद फिर से एक बार मदर शेडो प्लेन प्रिपरेटरी पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैं आपको आज क्लास 8 का सोशल साइंस पढ़ाने आया हूँ। जिसमें सोशल साइंस में मैं आज हिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट चैप्टर जो है व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। हिस्ट्री में व्हेन, वेयर एंड हाउ वर्ड्स का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी हिस्ट्रीज में घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में हमको पता चलता है। तो अकॉर्डिंग टू लेशन हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक बार पीछे के वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हमने 6 क्लास में आप जब होंगे तो पढ़े होंगे, तो वो हिस्ट्री का पोर्शन रहा होगा एंशिएंट हिस्ट्री का। जब हम 7th क्लास में पढ़े तो वो हिस्ट्री का पोर्शन रहा होगा हमारा मेडिवल हिस्ट्री का। जब हम 8th क्लास की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें जो पोर्शन हमें पढ़ने को मिलता है वो होता है हमारा मॉडर्न का। तो ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये चैप्टर है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। तो हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के व्यू से। तो इस चैप्टर में मेनली यही बताया गया है। सिंस अर्लिएस्ट टाइम हिस्टोरियंस हैव बीन डिबेटिंग ऑन द डिबेट्स ऑफ हिस्ट्री, व्हेन वर रूलर्स क्राउन्स, व्हेन वर बैटल्स फाउट्स, हिस्ट्री केम टू बिकम सिनोनिमस विथ डेट्स। This was true of political history when there was a specific dates. तो हम अब इसको आपको समझाएंगे इस टॉपिक को कि जब हिस्टोरियंस जो पहले थे वो डिबेट जब करते थे किसी डेट के बारे में, किसी काल के बारे में, किसी पीरियड्स के बारे में, तो वो पीरियड्स का जो मीडियम होता था, जो माध्यम होता था, तो उस टाइम जो पीरियड्स होता था वो होता था किंग। कब वो किंग जब अपने राजगद्दी, जो कोई बड़ा किंग रूलर्स मतलब अपने राजगद्दी को प्राप्त करता है, और जब उसकी शादी होती है, जब कोई वो बहुत बड़ा बैटल को जीतता है, उसी के हिसाब से हम उस पीरियड्स को देखते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं, उस पर डिबेट कर पाते थे पहले। तो एक स्पेसिफिक डेट नहीं होता था कि इस डेट से इस डेट के बीच में हमारा ये काल रहा है। तो मतलब इन्हीं चीजों पे हमारा डिपेंड करता था पहले हिस्ट्री। तो ये हुआ। फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि व्हेन अ किंग ascended the thrones, व्हेन ही गॉट मैरिड, व्हेन द बैटल व्हिच ही फाउट। हिस्ट्री में एक चीज और जानने को आपको मिलेगा, और मैं बताता हूँ कि हिस्ट्री में जो ये युद्ध होते थे, जो कि बैटल होते थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता था। उसके युद्ध के बाद उसका जो आउटकम आता था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था। तो ये हुआ। फिर देखते हैं कि विच डेट्स, फिर डेट्स आता है कि इसमें तो कैसे डेट्स इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम जाने। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, जब हम वाइल ड्रिंकिंग टी वी मे वंडर्स व्हेन टी वाज इन्वेंटेड। जब हम टी पीते हैं, अभी भी अगर हम टी पिए तो हमारे दिमाग में आता होगा कि आखिरकार कब इसका इन्वेंशन हुआ और किसने किया। तो इसलिए हमारा डेट्स इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं विच डेट्स। देर आर सर्टेन क्राइटेरिया टू मेकिंग डेट्स इम्पोर्टेंट। कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि डेट्स को इम्पोर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो डेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ऑन, वी मेक्स डेट्स इम्पोर्टेंट बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इवेंट्स which occurs on that day. The historians written by British historians, dates are very important as governor generals. फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे कि डेट्स खुद ब खुद अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी का एज फॉर एग्जांपल ले ले, किसी का बर्थडे आया तो उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर किसी डेट्स को अगर हम इम्पोर्टेंट बना देते हैं, हिस्टोरियंस के थ्रू बनाया जाता है, तो वो डेट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें ब्रिटिश हिस्टोरियंस के थ्रू डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स के व्यू में। अब यहाँ पे बात आती है गवर्नर जनरल्स की। तो मैं आपको अब गवर्नर जनरल्स के बारे में जब बात आई तो मैं आपको इस बुक से थोड़ा चैप्टर से ही रिलेटेड है, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है तो यहाँ से डेट्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इन सबों में क्या होता है कि हम अनुमान के हिसाब से, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल जो फैक्ट्स मिलते हैं और जो लिटरेरी फैक्ट्स मिलते हैं, उनके हिसाब से हम पढ़ पाते हैं, जिसका कोई एक फिक्स्ड डेट नहीं पता चल पाता है उसके कारण से, ठीक है।
जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है 1500 के करीब से। तो मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा डेट्स लगभग आज से 500 साल पहले की बात है, तो हमारा डेट्स एक फैक्चुअल डेट्स का पता चलता है। तो यहाँ पे वही डेट्स को इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए आपको बताया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि अभी बताया गया कि गवर्नर जनरल्स के बारे में बताया गया है कि कैसे डेट्स बाय डेट्स गवर्नर जनरल्स बदले और कैसे। तो गवर्नर जनरल्स की जहां बात आती है तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल्स कहां से आया, ये वर्ड्स कैसे आया, और थोड़ा थोड़ा मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा आपको समरी बता देता हूँ स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। और मेनली ये चैप्टर का भी व्यू यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्टिंग ऐसे होता है कि जब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, मेनली मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता हूँ। तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की जहां बात करता हूँ तो स्टार्टिंग होता है इसका आपको स्टार्टिंग होता है आपको 1600 से, जब यूरोपियन इन्वेडर्स मतलब यूरोप के जो होते हैं व्यापारी यहाँ आते हैं, ठीक है, एडी से। तो जब अब गवर्नर जनरल्स की बात आती है तो यूरोप के जो व्यापारी आते हैं तो उनमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आते हैं पोर्टुगीज, ये आते हैं पोर्टुगीज, ठीक है, पोर्टुगीज आते हैं। उसके बाद आते हैं आपको डच, ये सारे यूरोपियन हैं, ठीक है, डच आते हैं। फिर आते हैं ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश के बाद आते हैं डेनिश आते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंच, जो फ्रांस से आते हैं, ठीक है। तो मेनली जिनका कॉलोनी ज्यादा विस्तार होता है वो होता है ब्रिटिश का। पोर्टुगीज का भी कम ही गोवा तक ही सीमित रह जाते हैं, डच का भी कम ही होता है, डेनिश का भी कम होता है, फ्रेंच का भी कम होता है। मेनली हमारे यहाँ जो लगभग 200 साल का जो हमारा मेन मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड होता है, इन्होंने राज किया है, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश कहाँ से स्टार्टिंग होता है हमारा, तो ब्रिटिश लगभग 1612 के करीब में ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम आते हैं आपको सूरत में एज अ ट्रेडर्स, ये आते हैं 1600 में आते हैं, ये आते हैं आपको सूरत में। ब्रिटिश आते हैं 1600 में, सूरत में आते हैं। उसके बाद जब सूरत में आते हैं एज ए ट्रेडर्स आते हैं, व्यापारी होते हैं इस टाइम। उस टाइम हमारे देश में मुगलों का शासन होता है, मुगल्स आप पढ़े होंगे 7th क्लास में, जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मुगल्स के बारे में पढ़े होंगे। मेडिवल हिस्ट्री हमारा पूरा डिपेंड करता है मुगल्स पे। तो मुगल्स के टाइम में आते हैं और ये फर्स्ट टाइम आते हैं सूरत में और अपना कारखाना डालते हैं, और धीरे धीरे ये अपना पैर पसारना स्टार्टिंग कर देते हैं जैसे जैसे। और जब ये सूरत में जब ब्रिटिश आते हैं तो ये ब्रिटिश आता है तो कौन आता है, मतलब एक आदमी तो नहीं आता होगा, कोई एक समूह आता होगा। तो जो समूह आता है वो एक कंपनी आती है, उस कंपनी का नाम होता है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम होता है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया जब आती है, कंपनी आती है, तो अपना व्यापार बढ़ाना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे। और पहले ये यहाँ के इन्वायरमेंट को समझती है, यहाँ के बिजनेस को समझती है, यहाँ के लोगों के कल्चर्स को समझती है। मैं आपको ऊपर का हेडिंग मैं आपका मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता हूँ अभी। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ब्रिटिश आते हैं तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 करीब में, ठीक है। ये लगभग 150 सालों तक इंडिया में बिजनेस करती है, घूम घूम करके। उसके बाद ये कंपनी जब आती है तो
यहाँ के जो हमारा जो भारत होता है उस समय की समृद्धि को देखते हुए ये हमारे यहाँ राज करने का सोचती है। सोचती क्या है, प्लान के साथ राज करने का। तो फर्स्ट में जब ये सूरत से स्टार्ट होता है तो इनका जो मेन बिजनेस होता है ये बंगाल में, अपना अभी के वेस्ट बंगाल, उस टाइम के बंगाल में इनका मेन बिजनेस होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की मेन कंपनी वहां पे बंगाल में होती है। तो बंगाल में जब अपने व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते जब वहां पे ये राज करने का सोचते हैं तो इनका फर्स्ट बैटल होता है बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी होता है, कब होता है? 1758 में होता है। बैटल ऑफ पलासी किसके बीच में होता है? गवर्नर कमांडर होता है, ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये फैक्चुअल चीज है, हमेशा कंपटीशन में भी आता रहता है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है नवाब ऑफ बंगाल, और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में होता है। ये कब होता है? 1758 में होता है। और पहला बंगाल का जो पहला गवर्नर बनता है वो यही बनता है, फर्स्ट गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव बनता है। देखिए कैसे कैसे डेट जो हमारे चैप्टर में है, हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट, तो डेट कैसे इम्पोर्टेंट है उसके व्यू से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये मॉडर्न इंडिया भी यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक मॉडर्न इंडिया की एक समरी है, और भी हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट के अलावा भी जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है उसको ये देख सकते हैं। फर्स्ट गवर्नर बनता है ये बंगाल का। थोड़ा राइटिंग खराब है। फर्स्ट गवर्नर बनता है ये कब बनता है? ये 1758 में। जब ये बंगाल प्रेसिडेंसी जब बंगाल प्रेसिडेंसी होता है उस पर जब ये कब्जा कर लेते हैं बैटल ऑफ पलासी के बाद, तो धीरे धीरे और बंगाल के बाद आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, धीरे धीरे इन सबों पे इनका पैर पसारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC जो होती है, इनका जो गवर्नर बनता है तो ये होता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में जितने भी क्षेत्र आते हैं बिहार झारखंड के, वो सबको मिलाकर के बंगाल प्रेसिडेंसी बनती है, और उसके बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, कौन बनता है? ये बनता है आपको वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर ऑफ, ये याद करने वाली चीज है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ, इसमें कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव 1758 में बनता है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग बनता है। ये कब बनता है आपको? ये बनता है आपको 1773 में, ये बनता है 1773 में। उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी की बात खत्म होती है, फिर आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी का। धीरे धीरे इनका जो उपनिवेश होता है, कॉलोनी, ये बढ़ता जाता है, और ये पूरे इंडिया पे लगभग राज कर लेते हैं। जब इंडिया पे पूरे राज कर लेते हैं तब इनका होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है? लॉर्ड विलियम वेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है? लॉर्ड विलियम वेंटिक। जब गवर्नर जनरल चलता रहता है उसके बाद क्या होता है कि लगभग ये 100 साल तक ये राज करते हैं। अब एक बार और देख लेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव कब बनता है? 1758 में। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग 1773 में। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। जब पूरे
इंडिया पे इनका ईस्ट इंडिया कंपनी की जब राज हो जाती है तो बनता है। फिर उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी 100 सालों तक राज करती है तो हमारा फर्स्ट क्रांति होता है इंडिया में। फर्स्ट क्रांति होता है इंडिया में 1857 में, 1857 में फर्स्ट क्या होता है, क्रांति होता है इंडिया में। उसके बाद क्या होता है कि जब ब्रिटिश क्राउन देखता है कि इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था वो बहुत ज्यादा क्रूएल हो गया था, उसको थोड़ा सा लोगों को बहलाने के लिए, थोड़ा सा ढील देने के लिए ये गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद होता है वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया होता है। वायसराय ऑफ इंडिया बनता है कब? ये बनता है 1858 में, 1858 में वायसराय ऑफ इंडिया गठन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का शासन को खत्म कर दिया जाता है और डायरेक्ट शासन होता है किसका? इंडिया पे ब्रिटिश क्राउन का, मतलब ब्रिटिश जो राजा होते हैं उनका, इंग्लैंड का यहाँ पे शासन होता है, इंग्लैंड का शासन होता है। ये फर्स्ट वायसराय। फिर कौन बनता है? फर्स्ट वायसराय हमारे बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय होते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। उसके बाद ये वायसराय चलता जाता है, वायसराय चलता जाता है। 1947 में जब हमारा फ्रीडम होता है तो फर्स्ट डोमिनियन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ये उसके बाद स्वतंत्र भारत के बाद ये गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो जाता है, यहीं पे मॉडर्न इंडिया भी खत्म हो जाता है। ये रहा आपका मॉडर्न इंडिया का समरी। और ये जो आपका बुक था, ये जो चैप्टर था मेनली ये इसी पे डिपेंड था, व्हेन, वेयर एंड हाउ, और मेन यही था इसमें। अब इसमें है कि हाउ डू वी पीरियडाइज, पीरियड कैसे करते हैं, किसी काल को बांटते कैसे, डिफरेंट कैसे करते हैं उसको। तो इसमें है कि in 1817 a Scottish political philosopher James Mill brought out a 3-volume book, A History of British India. Mill divided India into 3 periods, Hindu, Muslim and British. मिली जो थे वो ब्रिटिश फिलोसफर थे, इनकी एक बुक थी A History of British India। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब इससे क्या मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश? जैसे कि मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री को बताया तो इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को रिलेट कर दिया हिंदू मतलब राज्य से, रूलिंग टाइम से, और मेडिवल को मुस्लिम से कर दिया, मॉडर्न को ब्रिटिश से कर दिया। उसके अलावे फिर से एक ब्रिटिश को वो होते हैं, अपार्ट फ्रॉम मिली क्लासिफिकेशन ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इसके अलावे जो होते हैं एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल में इसको डिवाइड करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाई कॉलोनी? मैं आपको बता रहा था तो इस टाइम एक वर्ड आया होगा कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब क्या? कॉलोनियल। कॉलोनियल का क्या मतलब था कि द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर। जो ब्रिटिश बताया आपको, ब्रिटिश ने ट्रेडर्स के रूप में यहाँ इंडिया में आया था। उन्होंने अपने को एक अपना कॉलोनी को, वहां पे राजा रजवाड़े जो थे, नवाब थे, उनसे परमिशन लेकर के पहले इन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई। ठीक है, कॉलोनी बसाने के बाद इन्होंने शुरुआत कर दिया यहाँ की कल्चर्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जानने में। यहाँ के राजाओं के बीच के विद्रोह को इन्होंने समझा और कमजोरी को समझा, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपनी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश की और इसमें कामयाब रहे। दे कलेक्ट रेवेन्यू बाउट कमोडिटीज एट लो प्राइस। ये यहाँ से रेवेन्यू वसूलना स्टार्ट कर दिए, यहाँ से जो कमोडिटी लो प्राइस में ले जा करके, और वहां से फिर रॉ मटेरियल्स को यहाँ से
लो प्राइस में ले जाते और फिर ब्रिटिश से उसी वस्तु से बना करके फिर उसके हाई प्राइस में बेचते थे। इनके बिजनेस पॉलिसी थी। ब्रिटिश रूल अबाउट चेंजेस इन पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड। दिस पीरियड इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? कोलोनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बेस पे हम इसको जान पाते हैं। ठीक है, तो ये मेन चैप्टर का हमारा मेन यही था कि कैसे हमारा डेट्स का क्या इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में और कैसे हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा समरी बता दिया हूँ। आपको फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।